हेलो फ्रेंड्स, ISPCS स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज मैं आपको साइंस एंड टेक शुरू कर रहा हूँ। साइंस एंड टेक में जो है न्यूज इन शॉर्ट से शुरुआत की जाएगी, क्योंकि जो है सोशल इश्यूज़ को हमने लगभग पढ़ लिया है जो इंपॉर्टेंट था प्रीलिम्स के लिए। और साइंस एंड टेक में न्यूज इन शॉर्ट से शुरुआत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से प्रीलिम्स में सवाल बनने की पूरी संभावनाएँ होती हैं। ठीक है, तो यहीं से मैं शुरुआत कर रहा हूँ। जल्दी से हम लोग 24 आर्टिकल हैं ख़त्म करेंगे इसमें से। तो पहला आर्टिकल है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इसके 25 वर्ष पूरे हुए हैं। तो बस इस पे आर्टिकल है, ज़्यादा कुछ नहीं है। जो मैं बता रहा हूँ बस उस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो अभी आप जान लीजिए कि 25 वर्ष जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के पूरे हुए हैं। इस पर एक आर्टिकल दिया है। इसके निर्माण के लिए जारिया मॉड्यूल को 20 नवंबर 1998 को लॉन्च किया गया था। कहाँ से? कजाकिस्तान से लॉन्च किया गया था। रूसी प्रोटॉन रॉकेट था। जारिया का अर्थ ही होता है सूर्योदय। ठीक है, तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की ये इतना बड़ा था, छोटे छोटे मतलब पार्टिकल्स को फिर क्या किया कि उसको अंतरिक्ष में ले जा करके उसको फिर वहाँ पे असेंबल किया गया। ठीक है, ये होता क्या है कि पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है, बहुत बड़ा। और ये करता क्या है कि जो भी ये सारे जो भी कंडीशंस होते हैं अंतरिक्ष में शोध के, वो क्या है वैज्ञानिकों को प्रोवाइड करता है। वहाँ वैज्ञानिक जो है रह करके शोध करते हैं, जो कि पृथ्वी पर संभव नहीं हो सकता या कहीं और संभव नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपको सवाल यहाँ पूछ सकता है कि किन किन देशों की जो है ये भागीदारी है। तो ये जानते हैं आपको कि यूरोपीय देशों की यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी की भागीदारी है ESA की। दूसरी भागीदारी है नासा की। तीसरी भागीदारी है JAXA की, ठीक है, जापान वाली। कनाडा की, ठीक है, कनाडा स्पेस स्टेशन एसोसिएशन की। और रूस की क्या है? रॉक्सो स्मोक की भागीदारी है। यानी 5-7 देशों की जो भागीदारी इसमें है। यूरोपीय है, USA है, जापान है, कनाडा है और रूस है। ठीक, ये फुटबॉल के पिच इतना बराबर है। और ये कहता क्या है कि अभी जानते हैं कि इसको कई सारे भागों को इसको जोड़कर वहाँ पे असेंबल किया गया, शोध करता है। अभी भारत की बस समझ लगते हैं इसमें, बाकी छोड़ दीजिए, इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। भारत की जो स्पेस स्टेशन जुड़ी योजनाएं क्या है कि भारत का जो प्रस्तावित स्पेस स्टेशन होगा वो 20 टन का वजनी होगा। 15 से 20 दिन वहाँ पे यात्री रह सकेंगे, शोध कर सकेंगे। और क्या है कि भारत के प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया है कि भारत को 2035 तक जो है अंतरिक्ष स्टेशन को स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित कर लेना चाहिए। ठीक है, तो भारत का अंतरिक्ष स्टेशन कब तक हो जाएगा? तो भारत का अपना खुद का भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है 2035 तक जो है वो तैयार हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आर्टिकल आता है एटमॉस्फेरिक वेव एक्सपेरिमेंट। एटमॉस्फेरिक वेव एक्सपेरिमेंट के लिए नासा ने जो है इंटरनेशनल जो स्पेस स्टेशन है उसी के लिए एटमॉस्फेरिक वेव एक्सपेरिमेंट मिशन लॉन्च करेगा। तो इंपॉर्टेंट है, सवाल यही पूछ सकता है कि एटमॉस्फेरिक वेव एक्सपेरिमेंट नासा के द्वारा जारी किया गया। स्टेटमेंट को आपको सही मारो। नासा ने जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए एटमॉस्फेरिक वेव एक्सपेरिमेंट मिशन को लॉन्च किया है। ये करेगा क्या? जो पृथ्वी की वायुमंडल होती है और जो अंतरिक्ष का जो वायुमंडल होता है ना, उसी अंतरिक्ष का जो मौसम होता है उसके बीच में क्या क्या इंटरेक्शंस हो रही हैं। जैसे मान लीजिए पृथ्वी पर वायुमंडल है और जो अंतरिक्ष का मौसम है, सौर जो घटनाएं होती हैं किस प्रकार से वायुमंडल को प्रभावित करती हैं, पृथ्वी का वायुमंडल किस प्रकार से उनसे इंटरेक्शंस करता है, इसके बीच का जो संबंध है उसको हम लोग वहाँ पे अध्ययन करेंगे। इंपॉर्टेंट बात है, बस इतना ही आपको ध्यान देना है। यहाँ पे एयर ग्लो की जाँच की जाएगी। मतलब क्या है कि जो पृथ्वी के एक्सपेरिमेंट जो भी वायुमंडल है उसमें क्या है कि वेब वर्णक्रम है, बैंड्स हैं। ठीक है, वेब बैंड्स हैं। वेब बैंड्स का क्या करेगा? इसमें इसकी जांच करेगा। ठीक है, अब ये क्या करेगा? यहाँ पे जो है गुरुत्वाकर्षण तरंग जो है वायुमंडलीय गुरुत्वाकर्षण तरंग, जो एटमॉस्फेरिक ग्रेविटी वेव्स हैं, ग्रेविटी वेव्स का भी मापन करेगा। मोनोपॉज कहाँ है? मेसोस्फीयर और थर्मोस्फीयर की जो सीमा होती है उसी को मोसोपॉज बोलते हैं। मोसोपॉज जो होता है आपने वो आप ज्योग्राफी में देखा होगा, एटमॉस्फेरिक जो आप जो लेयर्स पढ़ते हैं उसमें मोसोपॉज है। मेसोस्फीयर और थर्मोस्फीयर के बीच की सीमा होती है ये। इसमें क्या है? इसमें जो है वायुमंडलीय गुरुत्वाकर्षण तरंग जो होता है, एटमॉस्फेरिक ग्रेविटी वेव्स होती हैं, AGW, इसकी जांच करेगा, इसका मापन करेगा। AGW क्या होती हैं? तो जब बनती है, जैसे मान लीजिए कि एक पवन बह रही है, ठीक है, एक पवन बह रही है, ठीक है, और ये पहाड़ है, ठीक, पहाड़ नहीं छोड़ दीजिए, ये पवन बह रही है, ठीक। और यहाँ क्या होता है कि जब पवन ऊपर बह रही है, ठीक है, जेट्स बह रही हैं, तो जो पृथ्वी का जो ग्रेविटी फोर्स है वो क्या करेगा? उसको नीचे खींचता है। उसको नीचे खींचेगा तो पवन नीचे झुकेगी। पर क्या होता है कि किसी भी चीज़ को अगर आप नीचे फेंकेंगे तो क्या होगा? फिर वो ऊपर उठेगा। यानी बायंसी फोर्स आपने पढ़ा होगा, बायंसी फोर्स, तो फिर वो ऊपर उठती है पवन, तो इस कारण से फिर नीचे खींचेगी, फिर ऊपर उठेगी। तो इस प्रकार से एक वेव बन गया, ये एक वेव बन गया। तो यही होता है एटमॉस्फेरिक ग्रेविटी वेव्स, इसी की जाँच करेगा। और इससे क्या होगा कि जो है इसमें जो है इससे क्या होता है, बहुत सारी जो वायुमंडल की जो प्रणालियाँ होती हैं वो प्रभावित हो, जैसे कि पहाड़ों पे बहने वाली वायु होती है, एक कन्वेंशनल वेव्स होती हैं, ठीक है, जो बिजली गिरती है तली झंझा उसमें प्रभावित होती है, एयर मासेस प्रणाली होती है। तो ये सारी चीज़ें इससे प्रभावित होती हैं। तो इसको क्या करेगा? जो इसका अध्ययन करेगा, ठीक। तो ये पूरा जो है कौन सा मिशन? एटमॉस्फेरिक वेव एक्सपेरिमेंट मिशन जो है इसका अध्ययन करेगा, ठीक। आप जानते होंगे कि कैसे प्रभावित करता है एटमॉस्फेरिक वेव मिशन। आप इसने देख ही लिया, आपको मैंने बता दिया। देखिए ये ऐसे ऊपर उठ रहा है फिर नीचे उठ रहा है, ठीक है। तो ये सारी मिशन है, बस आपको जानना है जो है जो मैं आपको बता रहा हूँ। प्रीलिम्स के लिए वही इंपॉर्टेंट है। एक्सरे पोलराइजेशन,
बस यहाँ पे क्या जानना है आपको कि जो है कि भारतीय शोधकर्ताओं ने मिल्की वे जो आकाशगंगा है वहाँ पे ब्लैक होल से एक्सरे पोलराइजेशन का पता लगाया। किसने लगाया? भारतीय शोधकर्ताओं ने। किस लिए? जो वहाँ पे क्या है कि जो मिल्की आकाशवे का जो गंगा है वहाँ पे एक ब्लैक होल है, वहाँ से क्या हो रहा है, एक जो है कि एक्सरे पोलराइजेशन वहाँ पे, माने कि वहाँ पे क्या है कि एक जो है रेडिएशन इमिशंस हो रहे हैं, रेडिएशन का इमिशन हो रहा है। ठीक है, बस आपको जानना है भारतीय शोधकर्ताओं ने। ठीक, तो मिल्की वे आकाशगंगा क्या है, अनेक छोटी छोटी जो सेटेलाइट हैं उन आकाशगंगाओं से घिरी हुई है। जैसे मान लीजिए मिल्की वे जो आकाशगंगा है छोटे छोटे सेटेलाइट वाली आकाशगंगाओं से घिरी हुई है। तो इसमें क्या है कि इसमें दो अनियमित ड्वार्फ सेटेलाइट हैं। ठीक है, इसमें एक है लार्ज मैग्नेटिक क्लाउड वाले, एक दूसरा स्मॉल मैग्नेटिक क्लाउड वाले। ठीक है, तो इसी पर जो है यहाँ पे बात की जा रही है। तो भारतीय शोधकर्ताओं ने इसका पता लगाया है, किसका? ब्लैक होल से एक्सरे पोलराइजेशन का। ब्लैक होल आप जानते होंगे, वहाँ से क्या है कि एक जो सोलर रेडिएशन जो है वो निकल रहा था। ठीक, एक्सरे के पोलराइजेशन का अध्ययन करने वाला क्या है, IXP जो है वो पहला मिशन था। ठीक, अब इसरो का क्या है, इसरो का एक आगामी मिशन भी है, एक्सरे पोलरीमीटर सेटेलाइट मिशन। ये क्या करेगा, इसी क्षमता का दूसरा सेटेलाइट होगा। ठीक, अब ये क्या करेगा जो है ये खगोल अध्ययन की एक तकनीक होती है जिससे पता लगाते हैं कि जो ब्लैक होल है उससे कितने निकट से जो है ये विकिरण हो रहा है, ब्लैक होल में कितने निकट से विकिरण हो रहा है, इसकी हम लोग पता लगाएंगे। ठीक है, तो ये जो है इंपॉर्टेंट है, बस जान लीजिए भारत के शोधकर्ताओं ने लगाया, इसरो का ये मिशन है। दूसरा बात है कि प्लाज्मा वेव डिटेक्टेड ऑन मरकरी पे जो है खगोलविदों ने बुध ग्रह के चारों ओर रहस्यमय सिंगिंग प्लाज्मा वेव्स का पता लगाया। सिंगिंग वेव्स क्या है? जैसे मान लीजिए कि चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, जैसे मान लीजिए कि जो मैग्नेटिक जो रीजन होता है उसमें क्या है कि जो अंतरिक्ष के पार्टिकल होते हैं अलग अलग जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है, उसी गति द्वारा क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। ठीक, तो इसी में प्लाज्मा वेव से बोलते हैं। अब होता क्या है कि जो पहली बार अगर बुध ग्रह में देखा गया है चुंबकीय क्षेत्र में सीटी बजने जैसी आवाज़, तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र कठिन है, क्योंकि पहले माना जाता था कि बुध के पास जो है ये क्या है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो है ही नहीं। ठीक है, तो अभी जानते हैं कि इसी तरह की जो सिंगिंग वेव्स कहाँ आती है, पृथ्वी में होती हैं, जो बृहस्पति है शनि ग्रह पे सिंगिंग वेव इसलिए होती हैं जो वायुमंडलीय जो कण होते हैं ना वो फंसे रह जाते हैं। ठीक, जो सोलर रेडिएशन है वायुमंडल के बेल्ट में। ठीक, तो उससे इसी कारण क्या होता है कि जो अभी जब फंसे रह जाते हैं तो वही घूमते रहते हैं, तो वहाँ से सीटी विस्लिंग की जो है आवाज़ आती है, सीटी बजने से आवाज़ आती है। ठीक, तो इसका क्या है, पहले मानते थे कि हम लोग की जो बुध ग्रह है उसका जो है कि चुंबकीय क्षेत्र बहुत कमज़ोर है, लेकिन अब जो विस्लिंग जो वेव्स हैं उससे मालूम चल गया है कि चुंबकीय क्षेत्र जो है वो काफ़ी बुध ग्रह का मजबूत है। तो बुध ग्रह के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह है। इसका कोई भी वायुमंडल नहीं है, कोई चंद्रमा भी नहीं, मतलब कोई सैटेलाइट नहीं है इसका। सबसे सूर्य का निकटतम पड़ोसी है और शुक्र जो है बुध का निकटतम ग्रह है, क्योंकि इसको हम लोग नंगी आंखों से देख सकते हैं, इसलिए जो है बुध के बारे में हम लोग जो है बहुत पहले से जानते हैं, क्योंकि दूरबीन के अलावा भी इसको हम लोग नंगी आंखों से देख सकते हैं। 2-3 मिशन है, बस आपको ध्यान देना है कि मेरिनर 10 जो मिशन है वो नासा द्वारा लाया गया था, किस लिए? बुध ग्रह पे चुंबकीय क्षेत्र के तथ्य की खोज करने के लिए। दूसरा था मैसेंजर लाया था, इसको नासा नहीं लाया था। ये क्या है, बुध ग्रह की परिक्रमा करते हुए पूरे ग्रह का क्या बुध ग्रह का क्या मानचित्रण किया, मैपिंग किया। ठीक है, तो यहाँ पे बुध ग्रह पे जो हिम आवरण है उसका पता चल पाया था। ठीक है, 5वां आर्टिकल है वास्प 107b। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने एक जो एक्सोप्लैनेट, एक जो है बाहरी ग्रह क्या होता है, जो हमारे सोलर सिस्टम होता है उससे बाहर जो भी ग्रह मिलेंगे उसको एक्सोप्लैनेट बोलते हैं। तो एक नए ग्रह की खोज की है किसने? जो है जेम्स वेब टेलीस्कोप ने। उसका नाम क्या है? वास्प 107b। ठीक, या इसमें क्या, इस ग्रह पे जो है जलवाष्प है, सल्फर डाइऑक्साइड है, सिलिकेट जो है बैंड क्लाउड्स है। यहाँ पे इसकी खोज क्या 2017 में की गई थी। पृथ्वी से लगभग 200 प्रकाश वर्ष दूर है। बृहस्पति के आकार इतना बड़ा है, द्रव्यमान नेपच्यून के बराबर है, पृथ्वी से 30 गुना है, इसलिए जो है, और ये क्या है कि सबसे यहाँ पे जो डेंसिटी कम है, कम से कम डेंसिटी वाले ग्रह, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? फ्लफी प्लैनेट बोलते हैं। फ्लफी प्लैनेट किसको बोलते हैं? जिसमें डेंसिटी कम हो। ठीक है, तो आपको ध्यान देना इस तथ्य को भी। तो इसमें क्या है कि यहाँ पे जो है पृथ्वी जैसी यहाँ पे जलचक्र प्रणाली मौजूद है इस ग्रह में। मतलब जलचक्र प्रणाली मौजूद है, इसका मतलब क्या है? जैसे पृथ्वी पर संघनन होता है, ठीक है, वाष्पीकरण होगा, फिर संघनन होगा, फिर बारिश होगी, फिर ये चक्र क्या है, फिर ये जो है चक्र चलता रहता है, जो है जल चक्र। इसी प्रकार से वहाँ पे भी एक प्रकार का जल चक्र है, लेकिन वहाँ जल ना होकर के वहाँ रेत की बारिश होती है। उसी प्रकार से यहाँ पे भी वाष्पीकरण होगा, फिर संघनन होगा, फिर जो है बारिश होगी, तो रेतों की बारिश होती है इस प्रकार। लेकिन हालांकि क्या है, चक्र उसी प्रकार से है। तो अभी जानते हैं कि ये अभी जो इसका खोज का महत्व क्या होगा। जो मौसमी जो चक्रीय ग्रह होता है वो कैसे जो होता है वो पता लगाता है। जो मौसमी चक्र है, प्लेनेटरी ज्योग्राफी को कैसे पता करते हैं, कैसे पता लगाते हैं, पृथ्वी का जो उद्भव वो कैसे हुआ, उसका जो किस प्रकार से बाहरी प्लेनेट होते हैं वो क्या है कि किस प्रकार से बने हुए हैं, वायुमंडल प्रणाली को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, और जो भी बाहरी प्लेनेट हैं वो क्या वहाँ पे जीवन मौजूद है कि नहीं, इस सारी चीज़ों पर वहाँ पे हम लोग जो है
वहाँ पे हम लोग पता लगा पाएंगे, ठीक है। एक है दूसरा आर्टिकल आता है सोफिया। सोफिया क्या है? स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रेड एस्ट्रोनॉमी। वैज्ञानिकों ने सोफिया एयरबोर्न वेधशाला, पहले तो इंपॉर्टेंट है कि सोफिया जो एयरबोर्न वेधशाला है वो किसके द्वारा प्रायोजित है, तो इंपॉर्टेंट है, इसको प्रीलिम्स में देख लीजिएगा। सोफिया एयरबोर्न जो वेधशाला है वो दो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट्स यहाँ पे हैं, वो एक है नासा और दूसरा है जर्मनी एयरोस्पेस जो है सेंटर, इसके द्वारा ज्वाइंट प्रोग्राम है। ये पता क्या लगाया कि शुक्र ग्रह जो है इसमें एटॉमिक ऑक्सीजन का पता लगाया है। यहाँ पे शुक्र ग्रह में एटॉमिक ऑक्सीजन का पता लगाया किसने? जो है सोफिया जो है मिशन ने, सोफिया जो एयरबोर्न वेधशाला ने। बस इसको आप इतना जान लीजिए। शुक्र ग्रह के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि पृथ्वी से दूरी के हिसाब से क्या है, दूसरा जो ग्रह है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह इसको बोलते हैं। जुड़वा ग्रह कौन है? शुक्र ग्रह है। पहले बात यहाँ पे शुक्र ग्रह, पृथ्वी जो होता है पश्चिम से पूर्व की ओर जो है, ये मान लीजिए वेस्ट है और ये ईस्ट है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर जो है ये इस दिशा में जो है आपका जो है रोटेट करती है। लेकिन शुक्र ग्रह क्या है? ईस्ट टू वेस्ट करता है, उल्टा करता है, ठीक है। इसका कोई चंद्रमा भी नहीं है और ना ही कोई यहाँ पे रिंग है, यानी कि जो आसपास जैसे शनि ग्रह पे रिंग देखते हैं वैसे कोई रिंग भी नहीं है, ठीक है। और यहाँ अत्यधिक गर्मी होती है, तो यहाँ सौरमंडल क्या सबसे गर्म ग्रह है, ठीक। अब बस आप जान लेंगे, बात खत्म। जो सोफिया जो एयरबोर्न स्पेस है वो कहाँ पे? समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फीयर में, ठीक है, बात खत्म। लूसी मिशन इंपॉर्टेंट है। लूसी मिशन नासा का ही है एक लूसी मिशन। ये सभी जो है आज लग रहा है कि विजयनाइस ने सब कुछ जो है खगोल शास्त्र पे ही भर दिया है पूरा विजयनाइस की मैगजीन। तो लूसी मिशन ने एक पता लगाया है कि जो क्षुद्रग्रह डिंडिकेस है, डिग्निनेस है, वो क्या है? दो क्षुद्रग्रहों का बाइनरी, जैसे दो क्षुद्रग्रह आते हैं और वापस में मिल गए हैं, ये बाइनरी प्रणाली है दो क्षुद्रग्रहों की। कौन सा? डिंडिकेस। ये क्या है? एक एस्टेरॉइड्स है। अब ये लूसी मिशन को 2021 में लॉन्च किया गया था, 2033 तक ये चलेगा, ठीक है, 2033 तक चलेगा। देखिए 12 वर्ष के लिए है, 2033 तक चलेगा। 2021 में इसको लॉन्च किया गया था। क्या है इसका? करेगा कि जो बृहस्पति है, जो भी बृहस्पति होते हैं ना, बृहस्पति के ग्रह में जो भी ट्रोजन क्षुद्र ग्रह, जैसे मान लीजिए बृहस्पति है तो ये ट्रोजन क्षुद्र ग्रह जो है, ये क्षुद्र ग्रह, ठीक है, आसपास में कक्षा में, उसका पता लगाने वाला पहला अंतरिक्ष मिशन है। पहला अंतरिक्ष मिशन है, इंपॉर्टेंट है, लूसी मिशन, नासा के द्वारा प्रचारित किया इसमें, ठीक है। तो ट्रोजन क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं कि उन्हीं सामग्री से बने होते हैं, जैसे मान लीजिए जो भी एक्सो प्लैनेट जिससे बने, आउटर प्लैनेट जिससे बने। आउटर प्लैनेट क्या होते हैं? बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, यूरेनस हो गया, नेपच्यून हो गया। अभी इनर प्लैनेट क्या है? इनके अलावा जो ग्रह हैं जैसे कि पृथ्वी हो गया, बुध हो गया, शुक्र हो गया, मंगल हो गया, ये सब क्या है? इनर प्लैनेट है। आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। तो ट्रोजन सामग्री जो ट्रोजन शुद्ध ग्रह है उसी से बने हुए हैं। अब करते क्या है? ये बृहस्पति का तो चक्र लगाते ही हैं, लेकिन क्या है कि ये अपने साथ क्या करेंगे कि मान लीजिए कि देखिए इसमें क्या होगा कि ये जो है ग्रुप बना लेंगे, ग्रुपिंग करके ये सूर्य का भी परिक्रमा लगाते हैं ट्रोजन शुद्ध ग्रह। तो इसी में बस इंपॉर्टेंट है, ठीक। बस अब एक आता है स्विम प्रोजेक्ट, सब सरफेस वाटर आइस मैपिंग। ये भी नासा द्वारा प्रोजेक्ट है। इसमें क्या है कि इसको जो है इसको नासा द्वारा वित्त पोषित है। इसमें क्या करेंगे? इसका नेतृत्व एरिजोना विश्वविद्यालय कर रहा है। मंगल ग्रह पे जो भी हिम है उसका क्या करेगा? मैपिंग प्रोवाइड करेगा। इसका विस्तृत जो है वहाँ किस एरिया में जहाँ बर्फ़ है, किस प्रकार का जो वहाँ पे परिदृश्य है, उसका जो मैपिंग करेगा। ये हिम को खोज क्या होगी? रॉकेट ईंधन और हिम पीने के पानी के लिए प्रमुख घटक हो सकती है। वाटर आइस और कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे मौजूद है, इसी का मैपिंग करेगा। बस नासा द्वारा फंडिंग है और एरिजोना विश्वविद्यालय जो है स्विम प्रोजेक्ट का जो है नेतृत्व कर रहा है। बस खत्म। इसमें क्या? यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप। यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप क्या है? इंपॉर्टेंट है। ये क्या? यूरोपीय जो अंतरिक्ष एजेंसी है, यूरोपीय स्पेस एजेंसी है, इसके द्वारा मिशन है। ये डार्क एनर्जी और डार्क मैटर, इसी के रहस्यों को सुलझाना है। ये क्या है? इसी के टेलीस्कोप से ये पहले तस्वीर भी ली गई है। तो डार्क एनर्जी क्या होती है? पहली बात डार्क एनर्जी समझ लीजिए कि आपने पढ़ा होगा कि जो भी वायुमंडल, जो भी हमारा जो ब्रह्मांड उसका विस्तार हो रहा है, तो ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है तो आखिर कोई तो ऊर्जा होगी ना जो कि उसको विस्तार कर रही होगी। लगातार विस्तार हम लोग पढ़ते हैं। तो डार्क ही एनर्जी वही है जो ब्रह्मांड का विस्तार करने में सहायक है और यही सबसे अधिक विस्तार कर रही है, ठीक है। यही सबसे अधिक उसको जो है एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। और डार्क मैटर क्या होता है? डार्क मैटर वो होता है जो क्या होता है कि जो है ये पहली बात तो ये क्या है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होते हैं ना, उसको क्या करता है? ईवी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, इसको फोर्स होते हैं, इसके साथ क्या करता है कि वो इंटरेक्शंस करता ही नहीं है, ठीक है। न तो वो प्रकाश का उत्सर्जन करेगा, न प्रकाश का प्रवर्तन करेगा और न ही प्रकाश को अवशोषित करेगा। तो होगा क्या इससे? इसका पता लगाना काफ़ी मुश्किल होता है डार्क मैटर्स के बारे में, ठीक है। तो यही आपका न्यूज़ था। इसमें जो है कि आपको ध्यान देना है कि यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप है, ये जो है यूरोपीय स्पेस एजेंसी का प्रमुख अंतरिक्ष मिशन है जो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी पे बात कर रही है। प्रोजेक्ट इजेक्टा हीलो। इजेक्टा हीलो क्या है? एक बात आप जान लीजिए कि जो चंद्रयान 3 था वो उसकी लैंडिंग हुई कहाँ पे हुई? दक्षिण ध्रुव पे सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी। तो सॉफ्ट लैंडिंग जब हुई तो वहाँ क्या हुआ? चंद्रमा पे धूल धक्कर तो है और है क्या, तो वहाँ से जो है बहुत बड़ी मात्रा में धूल जो है उड़ी और जा करके वो क्या हुआ? कहीं जो है ये गिर गई। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लैंडिंग हो रही है तो यहाँ 20 का जो है ये धूल उड़ा और यहाँ पे जो है चारों तरफ यहाँ पे
जमा हो गया। इससे क्या एक जो है एक रिंग फेंस बन गया, ठीक है, एक जो चमकदार एक जो है एक क्या हो गया कि पैच का निर्माण हो गया। तो इसी को वैज्ञानिकों ने इजेक्टा हेलो का नाम दे दिया। ये लगभग हर जो मिशन है उसके साथ हुआ है, तो इसमें कोई बहुत आश्चर्य वाली बात नहीं है। तीसरा 11वां आर्टिकल आता है एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, AESI। यहाँ आपको ध्यान देना है, ASI नहीं पूछ रहा है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नहीं बोल रहा है। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की थी, थोड़ा कमेंट करिएगा तो, क्योंकि पिछले वाले आर्टिकल में आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ, जो पिछले महीने की जो मैगजीन थी उसमें आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के रिपोर्ट पे हमने डिस्कशन किया था, ठीक है। तो आर्कोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया AESI की स्थापना के क्या है 75 वर्ष पूरे हुए हैं। 2047 में एयरोस्पेस विमानन पे क्या है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की सह प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है, तो इंपॉर्टेंट है। तो जो AESI है वो वैमानिकी, एयरोस्पेस और विमानन के जिस तरह क्षेत्र इसमें पेशेवर निकाय के रूप में कार्य कर रहा है। तो इसकी उद्घाटन 1948 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, और सोसाइटी के क्या है पहले संरक्षक भी थे। और ये क्या है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से संबद्ध संस्थान है, ध्यान देना है, संस्थान है, ठीक है। अभी क्या है ग्लोबल जो मोबाइल सप्लायर एसोसिएशन है GSA, ग्लोबल जो मोबाइल सप्लायर एसोसिएशन है, इसने क्या किया कि जो प्राइवेट 5G जो अपना रहे हैं, प्राइवेट 5G, इसको अपनाने में भारत को क्या रखा है रैंक में 16वें स्थान पर रखा है। प्राइवेट जो 5G होता क्या है, मान लीजिए कि आपने कंपनी है, आपने कंपनी खोली, ठीक है, तो कंपनी क्या करेगी अपना खुद का जो है प्राइवेट सेटअप करेगी जो है 5G नेटवर्क का, ठीक है। अब ये क्या करेगा कंपनी खुद के लिए उपयोग के लिए करेगी, तो क्या होगा कि उपयोगकर्ता का निश्चित समूह होगा, मानी बाहरी समूह जुड़ा नहीं होगा, बाहरी लोग जुड़े नहीं होंगे, बाहरी नेटवर्क से नहीं जुड़ा होगा। एक प्रकार का लैन एरिया नेटवर्क, लैन होगा नेटवर्क, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क होगा। जैसे लैन वैन पैन आपने पढ़ा होगा ना कंप्यूटर वाले में सेक्शन में, आपने पढ़ा होगा एरिया नेटवर्क के बारे में पढ़ते हैं, तो लैन है, इस प्रकार का लैन नेटवर्क है ये, ठीक है, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क है ये, ठीक। ये क्या करेगा सुरक्षित कनेक्टिविटी देगा, संचार का सबसे सुरक्षित माध्यम होगा। और ये क्या करेगा हाई फ्रिक्वेंसी लो वेवलेंथ एयरवेव्स के लिए क्या करेगा ये वेवलेंथ तय करेगा। मतलब यहाँ पे कनेक्टिविटी सिक्योर रहेगी। इसके लाभ क्या होंगे, सॉफ्टवेयर फ्लैशिंग के लिए बेहतर गति मिल जाएगी, रियल टाइम कनेक्टिविटी मिलेगा, टेक्नोलॉजीज़ पे अच्छा कार्य कर सकते हैं, ठीक है, रियल टाइम डेटा ट्रांसफर हो सकता है, डेटा की बेहतर सुरक्षा भी होगा, लेट नहीं होगा क्योंकि रियल टाइम कम्युनिकेशन को सक्षम बनाएगा, ठीक है। जरूरत के अनुरूप इसका निर्माण कर सकते हैं। ट्राई की सिफारिशें छोड़ दी क्योंकि प्रीलिम्स में सिफारिशें आती नहीं हैं, ठीक है। अब आता है दूसरा वाला आर्टिकल की EV से ग्रिड चार्जिंग, ठीक है। केंद्रीय जो विद्युत प्राधिकरण है इसने इलेक्ट्रिक वाहन से ग्रिड चार्जिंग को बढ़ावा देने के लिए बैटरी मानकीकरण का जो है प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, ठीक है, इलेक्ट्रिक वाहन से ग्रिड चार्जिंग के, ठीक है। तो अभी क्या है कि इसका प्रस्ताव प्रस्तुत किया, तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे लाभ बहुत जान लीजिए, ठीक है। तो अभी आप जान लीजिए इसमें क्या बाई डायरेक्शनल चार्जिंग हो सकता है, ठीक है, कभी कभी रिवर्स चार्जिंग हो सकता है। मतलब क्या है कि यहाँ आप समझ लीजिए कि जो है V2G एक ग्रिड यूनिट हो जाएगी, ठीक है, व्हीकल टू ग्रिड वाली यूनिट होगी। इसमें क्या होगा बहुत हाई प्रोफाइल बैटरीज होंगी, ठीक है। ग्रिड से मान लीजिए एक बार मान लीजिए ग्रिड से इलेक्ट्रिसिटी आई, ये घरों से यहाँ पे सेटअप किया गया है और यहाँ से इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज हो रही है। पर यहाँ पे क्या है कि EV से जो है यहाँ पे एक खाली बैटरी भी हो सकती है, अगर यहाँ से आए तो यहाँ से भी जो है अगर चार्ज होगा तो चार्ज बैटरी को यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, और इससे क्या हो सकता है कि ग्रिड में भी इलेक्ट्रिसिटी एक बार जा सकती है। तो दोनों प्रकार के सेटअप्स के लिए क्या है बाई डायरेक्शनल जो है चार्जिंग यहाँ प्रोवाइड करेगी। तो इस पर एक है कि सेटअप बस इस पर क्या है कि इस पर एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। तो जब इस पर प्रस्ताव जब आएगा, इसका जो मतलब मसौदा जब आएगा, जब एकदम कंफर्म आएगा तब हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो लाभ बस छोड़ना, लाभ कोई मतलब नहीं है, सिफारिशों भी छोड़ दीजिए। CEA की स्थापना यहाँ इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की स्थापना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यह क्या है कि जो CEA की स्थापना हुई थी विद्युत आपूर्ति अधिनियम 1948 के तहत की गई थी, ठीक है। यह विद्युत अधिनियम 2003 के तहत सौंपे गए कार्यों का करता है, वो संपन्न करता है। और इसको क्या है विद्युत अधिनियम 2003 को जो अधिनियम 1948 उसकी जगह लागू किया गया है, ठीक है। तो CEA को बस जान लीजिए ये क्या करता है, जो है ये कहीं ना कहीं जो है एक मानकीकृत जो है एक एजेंसी है, एक प्रकार से जो है प्राधिकरण है, ठीक है, अथॉरिटी है, जो क्या करेगा विद्युत आपूर्ति को सुनिश्चित करता है, ठीक, आपको ध्यान देना है। दूसरी बात है विश्व स्वास्थ्य संगठन की ग्लोबल एंकोसेरियासिस नेटवर्क फॉर एलिमिनेशन पहल का जो WHO की जो गोन इनिशिएटिव है उस पर बात की जा रही है यहाँ पे। तो सेनेगल ने, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, सेनेगल ने WHO की जो पहल है ग्लोबल ओंकोसेरियोसिस नेटवर्क फॉर एलिमिनेशन, इसकी गोन पहल की पहली बैठक आयोजित की। गोन पहल, ठीक है। तो गोन पहल किसकी है, पहली बात तो ये जान लीजिए किसकी है, ये WHO की है, ठीक। अभी इसको पहल को कब लॉन्च किया गया था, 2 जनवरी 2023 में लॉन्च किया गया था। ये करता क्या है ओंकोसेरियोसिस है उसका उन्मूलन की दिशा में काम करने के लिए इसको सशक्त बनाता है और लक्ष्यों को निर्धारित करता है। तो इसके लिए क्या है कि अब उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग जो रोड मैप है उसको 2030 को इसको WHO द्वारा निर्धारित किया गया है। तो आपको 2030 तक इसको इल्यूमिनेट कर देना है। तो ओंकोसेरियोसिस क्या होता है, इसको जान लीजिए कि इसको पहले बोलते हैं रिवर ब्लाइंडनेस बोलते हैं, ठीक है। एक वर्म होता है, कृमि होते हैं, मतलब कृमि परजीवी होता है यानी प्रोटोजोआ होता है, ठीक है।
इसको ओंकोसेरेका वॉवुलस के कारण होता है। ये क्या है, ये जो एक संक्रमित ब्लैक फ्लाई होती है ना, इसके काटने से फैलता है। तेज धार वाली जो नदियाँ तो वहाँ पे फैलती हैं, ठीक है। तो रिवर ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं, यानी कि यहाँ पे इस नदियों में जो है, ये पहली बात क्या होती है कि तेज धार वाली जो नदियाँ होती हैं वहाँ पे नदियों में एक ब्लैक फ्लाई होती है संक्रमित। अब उससे क्या होगा, ओंकोसेरेका वॉबुलस नामक जो एक कृमि है, वॉर्म है, परजीवी है, वो क्या करेगा, वो काटेगा किसी व्यक्ति को, तो वहाँ पे रिवर ब्लाइंडनेस हो सकता है। ये क्या है, ट्रेकेमा जो होता है ना, ट्रेकेमा, उसके बाद अंधेपन का दूसरा प्रमुख ट्रेकेमा का होता है, उसमें व्यक्ति अंधा हो जाता है, ठीक है। तो अंधेपन का दूसरा प्रमुख संक्रमण कारण क्या है, यही है। इसमें होगा कि आंखों में तेज खुजली होगी, चकत्ते पड़ेंगे, त्वचा लाल होगा और दृष्टता जो है हमेशा के लिए खत्म हो जाती है, ठीक। तो पूरी जो है सबसे अगर देखा जाए तो ओंकोसिरियोसिस है, उससे संक्रमित जो आबादी है उसमें क्या है, 99% कहाँ पे, अफ्रीका में है, ठीक। शेष 1% आबादी कहाँ है, ब्राजील और वेनेजुला की सीमा पर रहती है। मतलब क्या है कि जो है आपका भूमध्य सागर वाले जो देश हैं वो कहीं ना कहीं उस पर प्रभावित होते हैं, ठीक है। कोलंबिया, इक्वाडोर, ग्वाटेमाला, मैक्सिको ने भी इस रोग को समाप्त कर दिया है। इसकी पुष्टि WHO ने भी कर दिया। मतलब यहाँ पे आप जान लीजिए कि 99% आबादी कहाँ अफ्रीका में है और शेष 1% कहाँ पे, ब्राजील और वेनेजुला की सीमा पे रहती है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है ये ओंकोसेरियोसिस के बाद में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गोन पहल है किसकी, WHO की। 2023 में इसको लॉन्च किया गया था जनवरी में, और 2030 तक इसको रोग उन्मूलन के रोड मैप पे इसको जारी किया गया। तो उष्णकटिबंधीय रोग उन्मूलन जो है ये क्या है, ये 20 सेट जो लॉन्च किया गया पहल, इसे 20 विविध रोगों का एक समूह है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होता है। यहाँ पे गरीब समुदाय रहने वाले लोग, एक अरब से अधिक लोगों को ये संक्रमित भी कर देते हैं, ठीक है। ये अलग अलग जो वायरस होते हैं, अलग अलग रोगजनक कारक वायरस के लिए, बैक्टीरिया के लिए, परजीवी के लिए, करक के लिए, टॉक्सिन के लिए जो है ये मौजूद होते हैं। टॉक्सिन्स क्या होते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं कि पौधों और जानवर द्वारा पदार्थ होते हैं जो क्या होता है, मनुष्य के लिए विषाक्त होते हैं। तो जो एंटीडीज हैं, ठीक है, इसमें एंटीडीज में शामिल क्या, डेंगू, चिकनगुनिया, रेबीज, लिस्मेनियासिस, कुष्ठ रोग, ये अनेक प्रकार के हैं, ठीक है। तो भारत में आप जान लीजिए, भारत का इंपॉर्टेंट है, भारत ने गिनी वर्म, ट्रेकेमा और याज जैसे जो कुछ एंटीडीज थी उसके प्रचार को सफलतापूर्वक जो है खत्म कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ठीक। तो अभी आप जान लीजिए कि एंटीडीज से निपटने के लिए कुछ पहले शुरू की गई हैं। तो लंदन घोषणा पत्र जारी किया गया 30 जनवरी को। क्या बोलते हैं हम लोग, 30 जनवरी को विश्व एनटीडी दिवस मनाते हैं। एनटीडी दिवस 30 जनवरी को मनाते हैं। इस पर किगाली घोषणा पत्र में 2030 तक इसको खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक। और क्या है, इसके WHO ने इसके निदान के लिए मोबाइल एप्लीकेशन की लॉन्च करने में भी मदद की है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है। उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोड मैप 2023 किसके द्वारा लॉन्च किया गया, WHO के द्वारा लॉन्च किया गया। फूड फोर्टिफिकेशन, फसाई ने जो है फूड फोर्टिफिकेशन पे एक आर्टिकल दिया है इस पर। तो शाम वाली क्लास में इसको देखते हैं, यहाँ से 15 से अब यहाँ पे 24 आर्टिकल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में। तो इसमें जो है ये क्या होगा कि आपका जो है साइंस एंड टेक का जो न्यूज इन शॉर्ट्स है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो क्लासेस को लाइक करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। साइंस वाला सेक्शन जो है आज ही खत्म करेंगे शाम वाली क्लास में। 15 से बाद अभी कम से कम अभी हमको जो है 10 से 12 आर्टिकल्स हैं, 10-12 आर्टिकल अभी कवर करने हैं। तो वो चीज़ें जो है शाम वाली क्लास में कवर हो जाएंगी, ठीक है।